हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं ज्ञानेंद्र सर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजा, किसान और नगर, और आज हम लोग इसका वीबीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आपको थंबनेल वगैरह देखे होंगे, कितना एकदम तड़कता भड़कता थंबनेल है, और जिस तरीक़ा से इतना खूबसूरत सा थंबनेल है, चैप्टर भी उतना ही खूबसूरत होने वाला है। आप लोग देखिए यहाँ पर आज हम लोग पार्ट 1 लाए हुए हैं आप सभी के लिए, यानी कहा जाए तो इसका एक पार्ट और भी आएगा। जस्ट इस वाला वीडियो के बाद आपको अगला वीडियो जल्द ही मिल जाएगा आप सभी को। और आप लोग हमेशा की तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग सभी को मालूम चल ही गया है कि हम लोग राजा, किसान और नगर जो कि क्लास 12th वाले बच्चों का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, और आज हम लोग इसी का वीबीआई ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग आप सभी के लिए पार्ट 1 लेकर के आए हुए हैं आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाई पार्ट 1, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लोग पार्ट 2 देख लीजिएगा, पहले आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए। कुल मिलाकर के आज हम लोग 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और यह जो चैप्टर है बहुत मज़ेदार चैप्टर है, और इसमें कहा जाए तो सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से, जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो जल्द से जल्द फटाफट से लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चूँकि आपके के लिए इतना सारा मेहनत हो रहा है ना। और जल्द से जल्द जो भी नए बच्चे हैं वो जुड़ जाइए फटाफट से चैनल को लाइक करके, ठीक है। और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, इतना बेहतरीन कलेक्शन है यहाँ पर। तो चलिए आज चलते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन की ओर। आज का मोटिवेशनल लाइन है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। सही बात है, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि किस्मत पर कोसते रहते हैं, चलो मेरी ज़िंदगी में सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपको मेहनत पर भरोसा करना है। यदि अगर आप सच्चे तरीक़ा से मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट भी बेहतरीन अवश्य होगा। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कि मेहनत भी ईमानदारी से करते हैं। तो बच्चों फटाफट से चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मिशन 400+ हम लॉन्च किए हुए हैं, सभी बच्चे से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया। और इस चैनल के माध्यम से बच्चों आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ये आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा रहा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपकी तैयारी बेहतर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आपके बीच में प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न आ चुका है। आप लोग सोचिए इसका क्या आंसर होगा, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। सोचिए, हाँ भाई सोचना है, ठीक है ना। और आप लोग बताइएगा अंत में कि कितना नंबर किसका किसका आ रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो बच्चों बताइए, पहला प्रश्न है आपके बीच में कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। भाई मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। ऐसे कौन से राजा हो जाएंगे इन चारों में से जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। सभी को मालूम है, चैप्टर में भी पढ़ाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न था, खूबसूरत सा प्रश्न था, और बहुत मजा आ गया इस प्रश्न को। देखिए ऐसे ही मजेदार प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी ऐसा ही प्रश्न मिलने वाला। देखिए क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था। आप लोग बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम हो जाएगा। बिंदुसार हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा भाई, या फिर हो जाएगा अशोक, या फिर हो जाएगा बिंबिसार। अब बताइए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है ना जी। कहता है बिंदुसार या बिंबिसार। अब बताइए इसमें और इसमें कितने बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, कितने बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम हो जाएगा बिंदुसार, आप लोग याद रखिएगा। और बिंबिसार इसका आंसर नहीं होगा। बिंबिसार जो है हर्यक वंश में है। कौन सा वंश में, आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में, यह हर्यक वंश में है। किस वंश में है, और हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। लेकिन यहाँ कहता है मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का राजा हो जाएगा कौन, बिंदुसार। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे। याद हो गया ना जी सबको। बिंबिसार नहीं ना होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। याद रख लीजिएगा, बिंदु हम लगा दिए, लो भाई बिंदु लगा दिए, बिंदुसार याद हो जाएगा ना। अभी टिकली देख के सबको याद रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए ठीक है।
तो 2 प्रश्न हम लोग देख लिया। अब तीसरा प्रश्न आपके बीच में है कि बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? आप लोग बताइए। अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, नंदीवर्धन। आप लोग बताइए कि बिंदुसार का बेटा कौन था? बिंदुसार का बेटा कौन था? अब दिमाग घूम गया। क्या होगा? बिंदुसार का बेटा का नाम हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा बच्चों? बिंदुसार के बेटे का नाम क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है ना जी। 3 फैमिली याद करवा दिए। सबसे पहला आप लोग बताइए, सबसे पहला कौन हो जाएगा? राजा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद हो गया आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या हो जाएगा? बिंदुसार। फटाफट से लिख लेंगे हम लोग, बिंदुसार। ठीक है ना। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या हो जाएगा? अशोक। क्या हो जाएगा बच्चों? अशोक। चलिए, ये चीज आपको याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। याद हो गया कि नहीं? याद हो गया होगा। याद हुआ कि नहीं? याद हुआ। याद नहीं हुआ तो याद करवा देंगे। इतना बोलेंगे कि याद करवा देंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि घनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी? आप लोग बताइए बच्चों कि घनानंद को हराने में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, हेल्प की थी? चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था कि तू घनानंद को हरा दो, तू घनानंद को हरा दो। किसने मदद किया था? आप लोग बताइए। उदयन ने, सिकंदर ने, चाणक्य ने, या फिर अजातशत्रु ने? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? आप लोग बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य ने क्या किया था कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो कि आगे चल करके क्या बना था? इसका प्रधानमंत्री बना था। कौन बना था? चाणक्य। चलिए, चाणक्य का बहुत सारा नाम हो जाएगा। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों इसी का नाम है, याद रख लेना है। तो चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था। किसको हराने में? एक बहुत ही खतरनाक राजा था, उसका नाम था घनानंद। ये बहुत ही क्रूर राजा था, घटिया राजा था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य मार मार के हरा दिया, और उसका मदद किया किसने? चाणक्य ने मदद किया। ठीक है, चलिए जी, याद हो रहा है ना जी? याद हो रहा है ना जी? चलिए, 5वां प्रश्न आपके बीच में है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? आप लोग बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की गद्दी पर, यानी मगध का राजा कब बन गया? आप लोग बताइए ईस्वी। आप लोग सोचिए, फटाफट से सोचिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग सोचिए फटाफट से क्या हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व। यहाँ का था ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं है बच्चों, ईसा पूर्व है। 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा इनमें से आंसर? आप लोग सोचिए जरा सा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, आप भी यही सोच रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 322 ईसा पूर्व। आप लोग याद रखिएगा, ईस्वी नहीं है बच्चों, ईसा पूर्व है। ये क्या है? ईसा पूर्व। ये सारी बातें ईसा पूर्व की है। ठीक है ना जी? ईस्वी और ईसा पूर्व में बहुत अंतर है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो कुछ हुआ उसको हम लोग बोलेंगे ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो कुछ घटनाएं हो रही है उसको बोलेंगे ईस्वी। क्या बोलेंगे? ईस्वी। तो अभी क्या चल रहा है बच्चों? तो अभी चल रहा है ईस्वी, और पहले क्या था? ईसा मसीह के जन्म के पहले ये सब बात हुआ है, इसीलिए यहां लिखा हुआ ईसा पूर्व। ठीक है ना? ये माइनस में चलता है। चलिए, 6ठा प्रश्न आपके बीच में है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? हम बताइए दिए इसका आंसर। इसका आंसर सबको मालूम चल गया होगा। क्या बोले, क्या कहना इस क्वेश्चन के बारे में, क्या बोलेंगे आप लोग? इसका आंसर जानिए गए हैं, कौटिल्य यानी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, क्या था? प्रधानमंत्री था। किसका नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तीनों नाम याद कर लेना है भाई मेरे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा। ठीक है ना जी? उसका प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम इसी का है। चलिए चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कहता है कि 7वां प्रश्न बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? सोचिए जरा सा, मजेदार प्रश्न है कि मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? उसका मुद्रा यानी उसके मौर्य वंश में जो रुपया पैसा चलता था उसको क्या बोलते थे? बताइए बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य ने वंश में जो मुद्रा चलता था उसको क्या कहा जाता था? आप लोग बताइए। कहता है पन, तोल, काकनी, दिनार। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी पन। क्या कहा जाता था? पन। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने जो वंश में चलाए थे मुद्रा, उसके समय जमाने में रुपया पैसा को कहा जाता था पन। क्या कहा जाता था? पन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी 5 रुपया, 6 रुपया, है ना? तो तभी बोलता था पन। क्या बोलता था वो लोग? पन बोलता था। ठीक है ना जी? याद हो गया कि नहीं याद हो गया?
चलिए 8वां प्रश्न आपके बीच में है कि प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। देखिए धर्म भी बहुत तरह का होता है, हिंदू धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है। तो ऐसा कौन सा राजा था जो कि अंतिम समय में यानी जब उसका टाइम खत्म हो गया तो अंतिम दिनों में जैन धर्म में एंट्री कर गया। कौन सा राजा होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, नंदीवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म में एंट्री कर लिए। किस धर्म में चले गए? जैन धर्म में चले गए। ठीक है ना जी, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलिए याद हो गया आप सभी को 8 गो प्रश्न। 9वां प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल, पाटलिपुत्र माना पटना, पटना में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महल बनवाया था। ठीक है ना, पटना में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महल बनवाया था। तो बताइए बच्चों वो महल जो था वो महल किस चीज़ का बना हुआ था? वो महल किसका बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था या फिर पत्थरों का महल बनवाया था पटना में, या फिर लकड़ी का महल था, या फिर मिट्टी का महल बनवाया था? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर बताइए, सोचिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था पटना में वो महल लकड़ी का बना हुआ था। बताइए आप लोग सोच रहे होंगे सर जी सरताने होगा, सर भी जाता होगा, उसका भी बढ़िया से देखभाल करता होगा और बढ़िया लकड़ी का क्वालिटी का बनाया होगा महल। चलिए 10वां प्रश्न आपके बीच में है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज यूनान से आए थे। कहाँ से आए थे बच्चों? यूनान से आए थे और राजदूत थे, किसी का राजदूत बन करके आए थे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो आए थे हिंदुस्तान में तो उस समय में हिंदुस्तान का राजा कौन था? क्वेश्चन यही है कि मेगास्थनीज जब हिंदुस्तान आए थे तो उस समय में हिंदुस्तान का राजा कह लीजिए या मगध का राजा कह लीजिए, कौन था उस समय में मगध का राजा? आप लोग बताइए। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर हेमू? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि मेगास्थनीज जब आए थे मगध तो उस समय में मगध के राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए याद हो गया। 11वां प्रश्न आपके बीच में है कि आखिर वो जो मेगास्थनीज हिंदुस्तान आया था तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक, पुराण, महाभारत, या फिर इंडिका? बताइए मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है? आप लोग बताइए, सोचिए जरा सा। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखा बच्चों? तो उन्होंने लिखा इंडिका। क्या लिखा? इंडिका। इंडिया में रह गया, इंडिका लिख दिया। इंडिया में रहा, इंडिका को लिख दिया। किताब का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका। इंडिका का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों? मेगास्थनीज हो जाएगा। अब मेगास्थनीज किसके दरबार में आया भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। 12वां प्रश्न कहता है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? हमारा समाज जो है, ये भारतीय समाज जो है, मेगास्थनीज ने इसको कितने वर्गों में बांटा? 5, 4, 7 या फिर 6? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो समाज था उस समाज को मेगास्थनीज ने कितने हिस्सों में इसको बांट दिया? तो भैया उसने हमारे समाज को 7 हिस्सा में बांटा। कितना? 7। याद रहेगा जी, 7। ठीक है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने हिस्सों में बांटा बच्चों? तो 7 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है जी, याद हो गया होगा। कहता अगला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? आखिर चंद्रगुप्त मौर्य, हम आपको पहले बोल दिए कि वो जैन धर्म में एंट्री कर गया था, तो उन्होंने किससे शिक्षा दीक्षा लिया? उनके गुरु जी का नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि हम आपको पहले बताए कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे? तो किस धर्म में चले गए थे? तो जैन धर्म में चले गए थे। तो अंतिम दिनों में जब वे जैन धर्म में गए तो उस समय में जैन धर्म में जाने के बाद किस गुरु से शिक्षा ली थी? आप लोग बताइए। बाणभट्ट, विशाखादत्त, भद्रबाहु, या फिर चाणक्य? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, उनके गुरु का नाम हो जाएगा भद्रबाहु। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। ठीक है ना। जैनी गुरु भद्रबाहु से उन्होंने क्या लिया था? जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। भद्रबाहु, उनके गुरु जी का नाम क्या हो जाएगा? भद्रबाहु, है ना। हम लोग साइंस में पढ़े हैं समबाहु विषमबाहु, है ना जी, तो उसी से याद रख लीजिएगा, भद्रबाहु।
अब अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आप लोग बताइए कि अर्थशास्त्र जो है पुस्तक, वो किताब जो है अर्थशास्त्र, उस किताब का लेखक कौन हो जाएगा। आप लोग बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। सेल्यूकस, निकेटर, या फिर चाणक्य, या फिर मेगास्थनीज, या फिर विलियम जोन्स। बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों। तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे चाणक्य। क्या हो जाएंगे बच्चों। चाणक्य। चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो एक बार बढ़िया से आप लोग याद कीजिएगा, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है भैया। तो चाणक्य है। तो चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र। ठीक है जी, याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक जो ग्रंथ है, आप लोग बताइए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे। कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, निकेटर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों। तो बताइए आप लोग मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे। विशाखदत्त हो जाएंगे। कहीं कहीं आपको रहेगा विशाखादत्त, विशाखदत्त एक के हुआ, आकार से लेना देना नहीं है। विशाखदत्त, विशाखादत्त दोनों एक ही चीज है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन हो जाएगा। विशाखदत्त। विशाखदत्त किसका लेखक हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का। चलिए 16वां प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। बताइए बच्चों, आखिर चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उनकी मृत्यु कब हुई, कब वे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आप लोग बताइए, सोचिए सोचिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपके पास में 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 298 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी। 298। याद रखिएगा बच्चों, ईसा पूर्व है। क्या है। ईसा पूर्व, क्योंकि यह ईसा मसीह के जन्म से पहले का कहानी इसीलिए लगा हुआ है ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी कब। तो 298 ईसा पूर्व में। ठीक है जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। आप लोग बताइए कि इस बार की क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। कहता है कि कुरुक्षेत्र में, उत्तराखंड में, श्रवण बेलगोला में, या फिर राजगीर में। आप लोग बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। कौन सा ऐसा जगह था जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर हुआ था। श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, तो वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बीच में जी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा। आखिर मगध जो था, मगध जगह का नाम हो गया, जनपद है, तो मगध की गद्दी पर कौन बैठा। आखिर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, वे इस दुनिया को चले गए छोड़ करके। तो उसके बाद राजा कौन बना। बताइए आप लोग, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक। देखिए बार बार हम ये दोनों ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में फंसिए नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिंदुसार। क्या हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है ना, बिंबिसार इसका आंसर नहीं होगा। बिंदु याद रखिएगा, बिंदु। ठीक है ना। चलिए 19वां प्रश्न है कि अमित्र घात के नाम से किन्हें जाना जाता है। कौन सा ऐसा राजा था जिसको कहते थे अमित्र घात। आप लोग ऑप्शन से समझिए फटाफट। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या फिर अजातशत्रु। किसको कहा जाता है अमित्र घात। तो बच्चों बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंदुसार। अमित्र घात किसको कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को, लीजिए भैया यहाँ आ गया, बिंदुसार का बेटा कौन था, हम आपको बताइए दिए पहले, उसका बेटा का नाम था अशोक। तो बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए, यानी जो उसके रास्ते में आता था, बोला जाओ अशोक टपका दो सबको जा करके। तो अशोक को कहाँ भेजा था, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, या फिर वैशाली। बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तक्षशिला। कहाँ हो जाएगा, तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में ना जी। तो बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने पुत्र यानी अशोक को कहाँ भेजा बच्चों, तो तक्षशिला भेजा। कहाँ भेज दिया, तक्षशिला भेज दिया। ठीक है ना, बोला जाओ तक्षशिला, और जो हमारे बारे में गलत बोलेगा सीधा उसको जा करके टपका दो। ठीक है।
चलिए जी, 21वां प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। 21वां प्रश्न कहता है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो उस समय जो अशोक थे, अशोक कहाँ के गवर्नर हो जाएंगे? उज्जैन के, तक्षशिला के, सुवर्णगिरी के, तोसली का। तो बताइए बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था बच्चों? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोचिए, एकदम मन में सोचिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उज्जैन। कहाँ का हो जाएगा? उज्जैन। तो बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय जो अशोक हो जाएंगे वह उज्जैन के राजा हो जाएंगे। ठीक है, राजा ने कह लीजिए, गवर्नर कह लीजिए। ठीक है, गवर्नर तो थोड़ा डिफरेंस है, राजा तो बड़ा चीज हो गया, पोस्ट। कहता है क्या कि सीरियन नरेश एंटियोकस, सीरियन नरेश सीरिया का राजा था, उसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? आप लोग बताइए। सीरिया का नरेश था, सीरिया का राजा था, उसका नाम था एंटियोकस। तो एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? बोला जाओ देखो बिंदुसार से मिल करके आओ और मेरे बारे में बताना उसको। तो बताइए वहाँ के राजा ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? डाइमेकस को, डायोनिसियस को, मेगास्थनीज को, या फिर सेल्यूकस निकेटर को? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डाइमेकस। तो चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीका से याद रखते हैं। आप लोग याद रखिएगा बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डाइमेकस। क्वेश्चन पूछें फिर से, आप लोग बताइए बिंदुसार के दरबार में कौन आया? डाइमेकस। कौन आया? डाइमेकस। कौन भेजा? सीरिया का नरेश, उसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस ने भेजा किसको? डाइमेकस को। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, याद हो गया आपको। जैन ग्रंथ में आप बताइए, जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? बिंदुसार का क्या नाम है? जब आप जैन ग्रंथ को पलटिएगा तो बिंदुसार का क्या नाम है? कहता है कुनिक, गजबेटकर, सिंहसेन, अजातशत्रु। बताइए बिंदुसार का क्या नाम था बच्चों? बताइए बिंदुसार को क्या कहा जाता है जैन ग्रंथ में? तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को कहा जाता है सिंहसेन। क्या कहा जाता है? सिंहसेन। तो सिंहसेन किसका नाम हो जाएगा भैया? बिंदुसार का नाम हो जाएगा सिंहसेन। चलिए ठीक है। अब कहता है 24वां प्रश्न है कि वायु पुराण में बिंदुसार को, आप बताइए वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन, काकवर्ण, वर्षकार या फिर भद्रसार? क्या हो जाएगा? तो वायु पुराण में बिंदुसार को बच्चों कहा गया है भद्रसार। क्या कहा गया है? भद्रसार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भद्रसार। किस पुराण में? वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार। चलिए जी, याद हो गया ना। अब 25वां प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। कहता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अब बिंदुसार भी मर गया, बिंदुसार की मरने के बाद तो मगध की गद्दी पर कौन बैठा? आप लोग बताइए। इसी का बेटा बैठेगा, आपको याद करवा दिए हैं। उसका बेटा का नाम क्या था बच्चों? अशोक था, महेंद्र था, कुणाल था, वृद्धरथ था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अशोक। तो अशोक कब बैठा? जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तब। ठीक है ना जी, याद हो गया होगा। सबसे पहले कौन? फिर से रिवीजन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। अशोक 3 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में ये हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य 1 नंबर में, ये हो जाएगा 3 नंबर में। ठीक है। अब कहता है कि धम्म की शुरुआत किसने की? बताइए। एक धर्म चलाया था, धम्म, यानी धर्म के रास्ते पर चलो। कहता धम्म की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो धम्म की शुरुआत की थी, राजा कौन हो जाएगा? बताइए धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। अशोक ऐसा राजा था जिन्होंने धम्म की शुरुआत की थी, एक नए धर्म की शुरुआत की थी कि ताकि एक लोग इस धर्म में जुड़े और सच्चाई के रास्ते पे चले। तो धर्म के बारे में किसने बताया? तो अशोक ने। 27वां प्रश्न कहता है किस शासक को, ऐसा कौन सा राजा था जिसको प्रियदर्शी कहा गया है? बहुत सारा इसका लेख वगैरह मिला है, पत्थर से मिला है, दीवालों से मिला है, चट्टान से मिला है। तो बताइए कौन सा राजा को कहा जाता है प्रियदर्शी? किस राजा को प्रियदर्शी कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर सोच लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी। क्या कहा गया है बच्चों? प्रियदर्शी कहा गया। किस राजा को? तो अशोक को। बड़ा ही खूबसूरत सा नाम है प्रियदर्शी, अशोक का नाम था। ठीक है।
28वां प्रश्न कहता है प्राचीन काल प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने अभिलेख को लिखना चालू किया। पत्थर पर क्या करता था, छेनी हथौड़ी से लिखवाता था, लिखो ये है वो है ऐसे वैसे सब लिखवाता था। तो कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने अभिलेख को लिखने का प्रारंभ स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर समुद्रगुप्त ने। इसका आंसर आप लोग सोच लिए होंगे। अब आंसर अशोक का आ रहा है तो अब आंसर अशोक ही होगा, है ना जी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अभिलेख लिखने का सिस्टम कौन लाया, तो अशोक ने क्या किया, अभिलेख लिखवाता था। कोई पत्थर लेते थे, इस प्रकार से पत्थर में उसमें लिखवा देते थे कि जो जो चीज़ किए उसको लिखवा देते थे। लेकिन हाँ, अशोक का एक सबसे बड़ा खासियत क्या था कि अपना नाम नहीं लिखता था। चाहता तो उसमें लिख सकता था कि लिखो अशोक ने ये किया वो किया, लेकिन वो नहीं, वो लिखता था अपना नाम कौन सी, प्रियदर्शी, ताकि दुनिया वाला जो है ना मेरा नाम नहीं जान सके। कोई बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जो कि अपना नाम को जनाना नहीं चाहता है, वो बस मदद कर देता है, बस वही हो गया। तो इन्होंने अपना नाम प्रियदर्शी हर जगह लिखवाता था, ठीक है। मौर्य काल कहता है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो मौर्य काल में जो है, मौर्य काल में इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको कि मौर्य काल में सबसे अधिक फेमस कहा गया है। तो सबसे मेन मौर्य काल का हम लोगों को क्या मिला है, तो बच्चों मिला है स्तंभ। क्या मिला, स्तंभ। स्तंभ मतलब हो गया इस प्रकार से खंबा हो गया, ठीक है ना, जो अशोक स्तंभ इस टाइप का होता है ना जी, तो स्तंभ मिल गया, ठीक है। तो मौर्य काल का जो खंबा मिला, स्तंभ मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को मौर्य काल का स्तंभ मिला है जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो यही हो गया उसका कौन सी, नमूना। अब 30वां प्रश्न कहता है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा, बताइए। अब देखिए, अशोक का बेटा वगैरह हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा। तो अशोक ने क्या किया था कि महेंद्र को और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो अशोक ने क्या किया था कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा, आप लोग बताइए कहाँ भेजा। तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बोला जाओ श्रीलंका और जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार कर देना। कौन सा धर्म का प्रचार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, ठीक है। कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। किसको भेजा भैया, तो महेंद्र को भेजा और संघमित्रा को भेजा, ठीक है। अब इसका रिलेशन में कौन है वो बात की बात है, लेकिन बट अशोक ने क्या किया, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ठीक है। चलिए जी, 31वां प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया था। आप लोग जानबे करते हैं कि अशोक की जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी कलिंग युद्ध। बच्चों, अशोक ने क्या किया था कि कलिंग युद्ध किया था और कलिंग का राजा को धो धो करके हराया, और इतना बुरी तरीका से हराया। बताते हैं कहानी इसके बारे में। पहले इसका आंसर आप लोग बताइए कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, कलिंग युद्ध कब हुआ था, आप लोग बताइए। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। देखिए, कलिंग जब अशोक का सपना था कि हम इस दुनिया को लगभग हम दुनिया को जीते, तो अशोक क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग युद्ध पर जब आक्रमण किया, कलिंग पर जब आक्रमण किया, कलिंग माने उड़ीसा, तो जब कलिंग को जीतने के लिए यह गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। और उस खून खराबा को देख करके अशोक का हृदय बदल गया। ये सोचने लगे कि अब हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अब मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा। और अशोक जब कलिंग का लड़ाई किए, वहीं से अपना तलवार छोड़ के चला है। मेरा तलवार यही है। तो अशोक क्या किए, अपना तलवार को वही मैदान में छोड़ के चला है। बोले अब हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, अब मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा। तो अशोक के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी कौन सी, कलिंग की लड़ाई। कब किया था, तो भैया 261 ईसा पूर्व में। 32वां प्रश्न कहता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का सबसे पहले किसने पढ़ा। आप लोग बताइए कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा, आप लोग बताइए। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को क्या किया, पढ़ने में सफलता हासिल की। क्योंकि अशोक जो थे वे किस लिपि का इस्तेमाल करते थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का। तो अपना जितना भी पत्थर सब था उसमें हिंदी में न लिखते थे, ब्राह्मी में लिख देते थे, खरोष्टी में, और उसको कोई पढ़ नहीं सकता था। अब मर गया कब, बहुत पहले मर गया, उतना साल के बाद उसको क्या पढ़ेगा। तो जेम्स प्रिंसेप एक ऐसा आदमी था जिन्होंने पढ़ा कि अरे भाई तो अशोक का है ये पत्थर सब, ठीक है ना। तो किसने पहली बार पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा।
33वां प्रश्न कहता है कि अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। कहता बताइए कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वो प्रचार प्रसार कहाँ नहीं किया। तो कहता है सोरिया नहीं, सीरिया एक जगह है, उसका नाम है सीरिया। क्या नाम है बच्चों? सीरिया, ठीक है ना। ब्रिटेन, श्रीलंका या फिर जापान, तो कहाँ उसका प्रचार नहीं किया? तो ब्रिटेन में उसका प्रचार नहीं किया। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने नहीं किया, ठीक है ना। बाकी सीरिया में उन्होंने किया, श्रीलंका में किया, जापान में किया, हर जगह किया, लेकिन ब्रिटेन में नहीं किया, ठीक है। कहता है अगला प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र का लेखक आप लोग जानबे करते हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका। तो इन दोनों किताब में कौन राजवंश के बारे में बताया गया है? मौर्य वंश के बारे में, कुषाण वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में, या फिर गुप्त वंश के बारे में। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश के बारे में। इंडिका, अर्थशास्त्र और जो इंडिका है, इन दोनों किताब में मौर्य वंश के बारे में विशेष जानकारी मिलता है। 35वां प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? कब हुआ था अर्थशास्त्र का रचना? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य के द्वारा लिखा गया, उसको कब लिखा गया? आप लोग बताइए कब लिखा गया? इसका आंसर आप लोग सोचिए। तो इसका आंसर कब हो जाएगा? 6ठी, 5वीं, 4थी शताब्दी या 3री शताब्दी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी लिखा गया? अर्थशास्त्र को लिखा गया है, ठीक है। चलिए जी, याद कर लीजिएगा आप लोग, चौथा आंसर मार दीजिएगा। कहता है मौर्यकालीन टकसाल, मौर्यकालीन जो है टकसाल, उसका प्रधान कौन था? ठीक है ना, जहाँ रुपया उपिया सब वगैरह सब जो छपता उपता होगा, तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन हो जाएगा? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष या फिर लक्षणाध्यक्ष। तो बताइए मौर्य काल में जो था टकसाल, उसका प्रधान किसको कहा जाता था? तो लक्षणाध्यक्ष को कहा जाता था। किसको कहा जाता था बच्चों? लक्षणाध्यक्ष को कहा जाता था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कहा जाता था, ठीक है। 37वां प्रश्न कहता है कि अशोक किस वंश का शासक था? बताइए, क्या क्वेश्चन पूछ दिया यार। अशोक किस वंश का राजा था? कौन नहीं जानता है बताइए। तो हम कितना बार बताए कि अशोक मौर्य वंश का राजा था। कौन वंश का? मौर्य वंश का। बताइए, जानते हैं कोई बच्चा यही क्वेश्चन नहीं बना पाता है, अशोक कौन वंश का राजा था। तो हम आपको सब टाइप से प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। अब अगला कहता धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की? धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया? आप लोग बताइए, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, क्योंकि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी, ठीक है। 39वां प्रश्न कहता है किस शिलालेख में, कौन सा ऐसा शिलालेख आपको बतेबे किए थे? अशोक क्या करते थे? पत्थरों पर और उसके बाद दीवारों सब पे लिखवाते थे, अपना शिलालेख को लिखवाते थे, ठीक है ना। इस तरीक़ा से लिखवाते थे उन्होंने जो काम किया। तो कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें उन्होंने कलिंग का लड़ाई के बारे में बताया है कि मैंने कलिंग को जीता था और वहाँ से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मेरा जिंदगी ही बदल गया। तो कौन सा शिलालेख में बताइए, क्या नंबर वाला? बहुत सारा उसका शिलालेख मिला है, बहुत सारा पत्थर मिला है। तो बताइए प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 13वां हो जाएगा। 13वां शिलालेख जो है 13 नंबर वाला जो है, 13 नंबर याद रख लेना। 13 नंबर वाला जो शिलालेख था, 13 नंबर वाला शिलालेख में क्या था कि अशोक ने बताया था कलिंग युद्ध के बारे में। किस युद्ध के बारे में? कलिंग को जो जीता था 261 ईसा पूर्व में। तो 13 नंबर वाला शिलालेख में बताया गया। बताइए, याद रहेगा नहीं याद रहेगा? 40वां प्रश्न कहता है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों को किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? बताइए, उत्तरी पश्चिमी भारत में जो अशोक का अभिलेख मिला है उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग होता था? आप लोग बताइए। कहता है खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त जो अभिलेख मिला है उसमें खरोष्टी लिपि मिला है। कौन सी लिपि? खरोष्टी। याद रख लीजिएगा, उत्तर पश्चिमी भारत की बात कर रही है, ठीक है।
कहता अगला कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। बताओ क्या यार, कैसा क्वेश्चन पूछ देते हो। कहता मौर्य साम्राज्य का, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। मौर्य वंश का पहला राजा कौन था, तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप एकदम क्वेश्चन पूछ दिया है ना जी। 42वां प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब तक था। आप लोग बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे मौर्य वंश के, तो कब से कब तक रहे थे, कब से कब तक रहे थे। 554 से 412, 491 से 459, 344 से 423, 322 से लेकर के 298, सब में ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ईसा पूर्व। देख रहे हैं ना आप लोग, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए, सोचिए जरा से इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। बहुत जगह जो है ना आपको 323 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। 322 में जब राजा बना था तो 322 से ना शासन करेगा, तो कोई कोई बुक में 323 दिया है, उसको सोचना नहीं है, लेकिन आप लोग 322 याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 323 भी रहेगा तो फिर भी हम लोग इसी को टिक करेंगे। आप लोग याद रखिए 322 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। 43वां प्रश्न करता है कि कौटिल्य यानी चाणक्य का अन्य नाम क्या हो जाएगा। लो भाई, मिल गया आसान क्वेश्चन। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, प्रधानमंत्री था, ठीक है। कहता वह कौन, चलिए ये प्रश्न मस्त है। कहता वह कौन सा पहला सम्राट था जिन्होंने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया। कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश, उन्होंने अपने प्रजा को संदेश दिया, ये करना है वो करना है, और प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवा दिया। खंभा पर भी लिखवा दिए और बड़ा बड़ा पत्थर पे क्या क्या लिखवा दिए, ठीक है ना जी। तो इस दोनों पर किसने लिखवाया, आप सारी बातों को बताइए। वृद्धरथ, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, आप लोग बताइए क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो किसने, कौन से ऐसे राजा ने क्या किया कि प्राकृतिक पत्थरों पर संदेश को लिखवाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वही बात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक। तो चलिए 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक ने क्या किया कि अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। कहता है 45वां प्रश्न कहता है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी। आप लोग बताइए, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनवाई गई थी। कहता है वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर राजगिरी। तो बताइए चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, आप लोग बताइए जरा सा। तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। यानी चौथी शताब्दी में जो मगध की राजधानी थी वो कहाँ थी बच्चों, तो पाटलिपुत्र, यानी अपना प्यारा सा पटना था। 46वां प्रश्न कहता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। आपको बताइए कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र को लिखा है। तो बताइए अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, आर्थिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, धार्मिक जीवन से या फिर सामाजिक जीवन से। क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर कहता है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा राजनीतिक जीवन से। क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा राजनीतिक जीवन से, क्योंकि अर्थशास्त्र में नेता उता सब, जितना भी राजा उजा सब है, सब उसी के बारे में बताया गया, कैसे वो लोग शासन वसन किए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक जीवन, ठीक है। मौर्य वंश से संबंधित है, राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है। कहता बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसने अपने 99 भाइयों को टपका करके, मतलब हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ऐसा कौन सा राजा था, ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने अपने 99 भाई को मार दिया, ठीक है ना, और उसके बाद राजा बना। बताइए कितना खतरनाक राजा था। तो कौन ऐसा था, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक। हम आपको पहले बताए कि अशोक बड़ा ही निर्दयी राजा था, क्योंकि वह कलिंग में भी बहुत बड़ा भयानक खून खराबा किया था, और राजा बनने से पहले 99 को भाई को टपका दिया। अब बताइए कितना भाई था। तो ऐसा कहा गया कि इसमें बौद्ध परंपरा में कहा गया, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वो कहता है कि नहीं, ये बात झूठ है। अब बताइए क्या सच है क्या झूठ है। अब तो हम तभी थे न जो कि हम इसका प्रूफ रखेंगे, फोटो फाटो खींच लेंगे, ठीक है।
चलिए 48वां प्रश्न कहता है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। सारनाथ में एगो खंभा है, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण स्तंभ बनवाया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने? तो सारनाथ स्तंभ को किसने बनवाया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। अशोक ने क्या किया? सारनाथ स्तंभ को बनवाया था। किसको बनवाया था? सारनाथ स्तंभ को किसने बनवाया बच्चों? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है जी। 48 हो गया। 49वां प्रश्न कहते हैं मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य कला में, मौर्य वंश में जो था उसमें जो न्याय करता था, जज वगैरह जो होते थे, उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में है राजुक, बी में है दंडपाल, सी में है दुर्गपाल, ऑप्शन नंबर डी में है सन्निधाता। क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो होते थे न्यायिक, जो जज वगैरह सब जो होते, जो न्याय वगैरह करते थे, तो उसको कहा जाता था राजुक। क्या कहा जाता बच्चों? राजुक। कि मौर्य काल में जो न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे, यानी मौर्य काल में जो न्याय वगैरह करते थे, तो उसको कहा जाता राजुक। याद रख लीजिएगा, राजू है ना, वो राजू प्यार न करियो दिल टूट जाता है, गाना से याद रख लीजिएगा। ठीक है ना जी, राजू से याद रख लीजिएगा। अब उसको जज बना दिया था। ठीक है। चलिए 50वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। कहता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, यानी सबसे अंतिम राजा इसमें से कौन हो जाएगा? बताइए कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? कहता है कुणाल, अशोक, बिंदुसार, वृद्धरथ। तो बताइए बच्चों मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? तो बच्चों मौर्य वंश का अंतिम राजा हो जाएगा वृद्धरथ। कौन हो जाएगा? वृद्धरथ, है ना जी, वृद्धरथ हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम राजा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका जो 50 है ऑब्जेक्टिव है, 50 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना मज़ा आया। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको हर बार की तरह एक ही बात कहूँगा और बार बार कहूँगा, जो भी बच्चे नए हैं तो वो सभी क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नए पुराने जो भी हैं लाइक कर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बेहतर कंटेंट दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज देखिए, हम चाहते तो इस वीडियो को जहाँ मन तहाँ से मिक्स करके बना सकते थे, लेकिन मैंने पहले क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, फिर उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार के बारे में बताया, फिर उसके बाद आपको उसका बेटा जो अशोक था उसके बारे में आपको बताया। तो ये सीक्वेंस था, एक सीरीज में तैयार किया गया था ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर में जुड़ने के लिए।